जितनी खुशी जेएनयू एंट्रेंस पास करके हुई थी उतनी खुशी हुई थी जब श्रेया घोषाल ने पहला गीत मुंबई में हिंदी गीत मेरा गाया था। तो वो आ गया कि ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा। तो मुझे लगा भोजपुरी का मामला था तो मुझे लगा कि मनोज तिवारी होंगे उसमें। वक्त के बाद मैं मोबाइल निकाला तो मिस कॉल थी मनोज बाजपेयी जी की, रउआ कहाँ बानी। तो जब भीड़ का मैं गाना लिखा कि खुनवा पसीना सहरिया में भैया कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। अब एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर भी था कुछ दिनों तक। उस समय का जेएनयू कैसा? जेएनयू का जो आखिरी जो गोल्डन टाइम था वो हमारा टाइम था। जेएनयू के बारे में इतनी नकारात्मक बातें की गई है कि दुख होता है एक्चुअली। उसी दरमियान सुधीर मिश्रा पहुंचे तो भाई मुझे भी सुनाओ, क्या किससे सुना रहे। तो मैंने भी सुना और मनोज तिवारी के साथ फोटो और वीडियो देख लिया तो उनको लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा काम करता है। और मैसेज आया कि मैं मनोज तिवारी हूँ और आपसे कब बात हो सकती है। बहुत टैलेंटेड हैं और म्यूजिक की, गायकी की और लिरिक्स की बड़ी अच्छी समझ है। बहुत सारा काम आपका आने वाला है अभी। आपको 5 गीत हैं उसमें, सुनिए आप 7 मार्च को। आप सब महारानी देखिए। बचपन में गाने सुनते थे और गाने सुनते समय ऐसा लगता था कि ये हीरो की आवाज़ है। उसके जब थोड़ा बड़े हुए तो लगा कोई सिंगर गा रहा है, फिर थोड़ा और बड़े हुए तो लगा कि ये जो गाने गाए जा रहे हैं इनको कोई लिखता भी है और उसे कहते हैं लिरिसिस्ट। वैसे एक लिरिसिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर सागर। स्वागत है आपका डॉक्टर सागर जी। बहुत शुक्रिया आपका। और आपने अगर कोविड के बाद, मतलब कोविड के समय मुंबई में काबा सुना होगा, भीड़ का गाना सुना होगा आपने, हाल फिलहाल खूब वायरल हुआ था। मन की मछरिया सुना होगा, नीलोल पाठक की घर वापसी। खाकी का सुना होगा, मार देंगे कट्टा कपार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। ठीक है, तो ये सारे गाने आपको, दासदेव का गाना जो आपने सुना होगा आतिफ असलम की आवाज़ में, वो गाना भी डॉक्टर सागर ने लिखा। तो बहुत सारे जेएनयू से हैं, जेएनयू लिखते भी हैं। आप अगर उनके फेसबुक पे जाएंगे तो लिखा होगा डॉक्टर सागर जेएनयू। तो उनसे बातचीत करेंगे, उनकी जो जर्नी है, जेएनयू की जो जर्नी है, उसके साथ में जो उनकी मुंबई तक की यात्रा है और वहाँ से अब वो कहाँ गए हैं, सब पे बात करेंगे आज। सबसे पहले तो यहीं शुरू करते हैं, जिससे आपको लोगों ने जाना वो था मुंबई में काबा। हाँ, बम्बई में काबा है ना, बम्बई में काबा जी। तो ये कैसे पिच कैसे हुआ? वो अनुभव सर जो थे, अनुभव सिन्हा, वो एक भोजपुरी राइटर खोज रहे थे और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि एक अच्छा गीतकार चाहिए। तो तमाम लोगों ने उसमें एक उन तक मेरा नंबर पहुंचा और मतलब मुझे ही बताया गया कि मैं उनको फ़ोन करूं। तो मैंने फ़ोन पे बात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे एक म्यूज़िक ट्रैक भेजा कि ये ट्रैक है और ये जो पूरा पैंडेमिक के टाइम में जिस तरह से यूपी बिहार के ख़ास तौर से जो छोटी जगहों से आए हुए लोग हैं, वो किस तरह से इसके दरमियान संघर्ष किए हैं। घर जाते जाते रास्ते में मर गए और पैदल चल के, साइकिल से चला के कोई बिहार पहुंचा है, कोई यूपी पहुंचा है, कोई राजस्थान, कोई छत्तीसगढ़। तो ये जो पूरा टाइम है जो प्रवासी मज़दूरों का, तो ये उन्होंने बताया था। लेकिन चूँकि कहीं केदारनाथ सिंह ने कहा है ना कि जो इंसान 20 साल गांव में रह गया और 20 साल शहर में, वो कहीं का नहीं होता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही है। मैं भी 20 साल गांव में रहा और 20 साल शहर में। तो दोनों खींचता है, गांव भी खींचता है और शहर का जो जीवन है वो भी खींचता है। तो इस गीत में, बम्बई में काबा में, मैं उसमें लिखता हूँ ना कि गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कन्फ्यूज आइल बानी, 2 जून की रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बानी। तो गांव शहर दोनों खींचता है। तो मैं सबसे पहले जो ये आइडिया आया वो म्यूजिक ट्रैक की वजह से आया। अच्छा। दारा दा दारा दा दारा दारा दारा, ऐसा मीटर था उसका। अच्छा। तो मैं उस मीटर पे बिठा रहा था कि कौन सी बात लेके आऊँ, तो वो आ गया कि ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा। हाँ। ना वो म्यूजिक का ट्रैक मुझसे मांग रहा था, डिमांड। अच्छा। कि ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा।
तो वो किया, और उसमें जब काबा आया ना, बस वही हुक बन गया। अनुभव सर ने फिर उसी को हुक बना के बम्बई में काबा कर दिया। तो ये पूरी जो यात्रा है वो एक्चुअली आगाज़ अनुभव सिन्हा का है, ये जिन्होंने सोचा इस तरह का ख्याल कि ऐसा एक गाना बनाना चाहिए, और वो बना, और उसमें मनोज बाजपेयी आ गए। फिर वो पहले नहीं पता था कि मनोज वाजपेयी होंगे जब लिख नहीं, गया वो गाना। जब अनुभव सर बोले कि ये मनोज को ज़रा अपनी आवाज़ में एक बार पढ़ के भेज दो तो तुम कहाँ कैसे किए हो, अच्छा। तो मुझे लगा भोजपुरी का मामला था, तो मुझे लगा कि मनोज तिवारी होंगे उसमें। तो फिर उन्होंने एक दिन बोला कि रिकॉर्डिंग होगी मनोज बाजपेयी के साथ, तो तुम आ जाना। मैं बोला अरे वो तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और ऐसे वो मिल जाएंगे इतनी आसानी से मैं सोचा नहीं था। मैं सत्या देखने के बाद से ही मैं उनसे मिलना चाहता था, और हम बड़े ही प्यार से मिले स्टूडियो में, और 2 दिन रिकॉर्डिंग हुई थी उसकी बम्बई में काबा की। इस तरह से वो गीत बन के आया सबके सामने। अच्छा, जब आप शुरू कहाँ से होती है यात्रा आपकी? बलिया से शुरू होकर जेएनयू कैसे आ गए आप? आप देखिए, आप भी, हम बात कर रहे थे इंटरव्यू के पहले, तो आप कह रहे थे कि दूसरी में थे आप तभी गाने लिखने लगे थे, जी कविताएं लिखने लगे थे। कविताएं क्या, मैं तो मूल में गीतकार ही हूँ। अच्छा। कविताओं तो मुझे लगता है कि हर कोई बचपन में कविताएं लिखता है। ये बहुत मशहूर है कि हाँ। जो भी क्रिएटिव होते हैं उनकी शुरुआत कविताओं से होती है। तो मेरी भी शुरुआत कविताओं से है। दूसरी कक्षा में जब मैं पढ़ रहा था अपने गांव के ही एक स्कूल में, मेथोडिस्ट मिशन स्कूल नाम है उसका, तो वहाँ पे पढ़ते हुए मैंने जब दूसरी क्लास में लिखी, और उसके बाद चौथी पाँचवीं तक जाते जाते मुझे लगता है कि मेरी कविताएं मैच्योर हो गई थी। और 7वीं क्लास में जब मैं गया तो हमारी तरफ के एक बड़े मशहूर सिंगर थे मदीना मास्टर, तो 7वीं क्लास में जब मैं था तो वो मेरे लिखे गीत गाए थे। और फिर मैं मुसलसल लिखता रहा, मैं रोज़ ही गीत लिखता था। इवन जो स्कूल में जितने गीत गाए जाते थे, न सिर्फ मेरे स्कूल में बल्कि आसपास के दूसरे स्कूलों में, वहाँ भी मेरे ही लिखे गीत गाए जाते थे। तो बचपन से मैं बहुत ज़्यादा गीतों में रमा रहा, लिखता रहा। और उस ज़माने में क्या होता था, सरस्वती वंदना लिखो, 26 जनवरी में देशभक्ति, 26 जनवरी और 15 अगस्त में देशभक्ति लिखना होता था। और मैं बाद में बिरहा भी लिखने लगा था। एक्चुअली मैं 8वीं 9वीं में गया तो मैं बिरहा, जो बड़े सिंगर होते हैं जो बिरहा गाते हैं, जो चंपू शैली में होता है ना, गीत गा गा के कहानी कहते हैं, तो वो उस फॉर्मेट में मैंने लंबा लिखा। वो आपके जो इधर गाने लिखे ना आपने, भीड़ में या फिर बम्बई में काबा, उसमें थोड़ा उसका वो दिखता भी वो है दिखेगा। वो ओम प्रकाश यादव जो बिरहा गायक हैं, हाँ। तो उनको मैं बचपन से सुनता था। अच्छा। और मैंने ही एक्चुअली शुरुआत यूँ हुई कि पहला काम जो था, महारानी में एक गीत था, घरे घरे राशन मुफ्त के किरासन, तो हर वादा इलेक्शन के गीत लागेला, कहला पतित लागेला, मन के भाड़ासन खाली पेट आसन, आसन में पट कबो चीत लागेला, कहला पतित लागेला। तो मैंने सुभाष कपूर को कहा कि सर, एक बिरहा गायक हैं ओम प्रकाश यादव, आप एक बार उनकी आवाज़ सुन लीजिए। उनका एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, बड़ा नीक लागेला झरेलिया के गाँव में। तो सुभाष सर को उनकी आवाज़ पसंद आई, उनको बुलाया गया, वो गाए। और गीत जहाँ तक पहुँचा लोगों ने पसंद किया, और वही गीत मैं अनुभव सिन्हा को भेजा। अच्छा। कि सर ये गीत आप ये आवाज़ सुन लीजिए एक बार। तो जब भीड़ का मैं गाना लिखा कि खुनवा पसीना सहरिया में भैया, कौड़ी के भाव में बिकाइल बा, अचल उड़चल सुगना गौवा के ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइल बा। तो अनुभव सर कहे कि हाँ, इनको बुलवा लीजिए, आवाज़ अच्छी है। तो इस तरह से दूसरा गीत उनको गाने का उसमें मिला, भीड़ में। वो तो बहुत कमाल गीत है, लिखा भी हाँ, आपने उसी पूरे एकदम टोन में, उन्होंने गाया भी है। हाँ, मैं जब गया था, स्क्रीनिंग हुई थी इसकी भीड़ की देखने। अच्छा। हाँ, स्क्रीनिंग थी भीड़ की, यहाँ दिल्ली में जब हुई थी। अच्छा, दिल्ली वाले में आप गए थे? दिल्ली वाले में, वहाँ नहीं। हाँ। तो उस स्क्रीनिंग में मतलब उस गाने ने बहुत आकर्षित किया, क्योंकि वो एंड में था, वो गाना एंड में था वो, जब वो क्रेडिट्स चलते हैं, क्रेडिट के टाइम में, हाँ, उसको तो वो बहुत बहुत आकर्षित किया था उस गाने ने। मैं, हाँ, वहाँ फिर लौटते हैं हम लोग। हाँ, वहाँ जेएनयू कैसे पहुँचे आप? पहले तो बीच में शायद आपकी पढ़ाई वगैरह भी छूट गई थी। हाँ, कुछ मतलब मैं
अब एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर भी था कुछ दिनों तक, तो उस डॉक्टर के क्लिनिक में भी मैं गाने लिखता था, तो डॉक्टर नाराज भी तो हो जाता था। कंपाउंडर क्यों चले गए थे वहाँ? मतलब जीने का साधन ढूंढता है आदमी की कहीं से भी सरवाइव करे, आदमी पैसे आए और पढ़ाई करे। तो वो संघर्ष के दिन थे, गरीबी के दिन थे, तो आदमी वो रास्ते ढूंढता है कि कहीं से कुछ कमाई हो। लेकिन जब मैं BHU आया ना, तो वहाँ से मैं ऐसे ही कविताएं अच्छा, सुना BHU भी आपको लगा था कोई हॉस्पिटल है? हाँ, मतलब आपने वो पढ़ा होगा कहीं। तो वो मुझे एक ने कहा कि आपको BHU में पढ़ना चाहिए। तो मैं बोला यार वो तो हॉस्पिटल है। तो बोला कि अरे नहीं नहीं, वो वहाँ पे हर चीज़ की पढ़ाई होती है। तो खैर वो दोस्त मुझे लेके गया BHU, और वहाँ पढ़ते हुए एक अजय कुमार हैं जो अभी BHU में डिप्टी रजिस्ट्रार हैं। अच्छा। तो मैं कविताएं सुना रहा था, उस समय वो LLM कर रहे थे शायद। तो मैं दोस्तों को सुना रहा था, तो वो भी खड़ा होकर सुनने लगे। और काहे कविता है जिसका केदारनाथ सिंह ने जिक्र किया है, कब्रिस्तान में पंचायत में एक चैप्टर में मेरा जिक्र है। अनाम जिक्र है लेकिन मेरा ही जिक्र है। तो हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भैल बिहान है, काहे सुगवा सुगिया के दौरे ठोरवा के छुए खातिर, आ काहे बेकल महुआ बाटे भोरही में छुए खातिर। तो ये मैं सुना रहा था, तो वो अजय कुमार ने कहा कि अरे आपको तो JNU में पढ़ना चाहिए। तो मैंने बोला अरे वो दिल्ली में है और मैं दिल्ली कैसे जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वही फॉर्म खरीदे और एग्ज़ाम दिलाए और मुझे JNU तक पहुंचाए एक्चुअली। उस समय का JNU कैसा था? आजकल तो JNU पे बहुत, मतलब JNU का नाम लेके बहुत बहुत तरह तरह की बातें की जाती है जी। और तो अब चूंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं, 9 साल आपने JNU में गुजारे, जी। तो वो कैसा माहौल था JNU का? जी बहुत ही अलग था। मुझे लगता है कि जो हमारा JNU का जो आखिरी जो गोल्डन टाइम था, वो हमारा टाइम था। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ख़राब हुई और अब तो मतलब JNU बताओ तो अब कोई सामने वाला वो इस तरह से उसके बारे में बताया गया है, JNU के बारे में इतनी नकारात्मक बातें की गई है कि दुख होता है एक्चुअली। कैसे थे वहाँ के लोग, कैसे थे प्रोफेसर्स, कैसे थे, कैसे पढ़ाई होती थी? बहुत अलग तरह का वहाँ का माहौल है। जी, जैसे हिंदी डिपार्टमेंट में नामोर सिंह आते थे। मतलब नामोर सिंह एक बार सेंटर से निकल रहे थे और मैं MPhil लिख रहा था, तो मेरा चैप्टराइजेशन नामोर सिंह किए हैं। अच्छा। मेरे MPhil का वो जा रहे थे, मैं तेज मैंने आवाज़ लगाई और उनकी गाड़ी रुक गई। मैंने बोला सर मैं त्रिलोचन शास्त्री की कविताओं पे कर रहा हूँ MPhil। तो कार में बिठा के और चैप्टराइजेशन मेरा किए थे, तुरंत बिठा लिए थे। अरे वाह। तो नामोर सिंह, केदारनाथ सिंह से कविताएं पढ़े हैं, और मैनेजर पांडे, पुरुषोत्तम अग्रवाल, वीर भारत तलवार, गोविंद प्रसाद, तमाम प्रोफेसर जो है जिनसे हम पढ़े हैं। तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम इतने बड़े बड़े विद्वानों से हमने पढ़ाई, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, हम सब ने बहुत कुछ सीखा है वहाँ पे। तो अभी वो सारी चीज़ें तो नहीं हैं, फिर भी बहुत प्यार है JNU से। उस दौर में भी आंदोलन वगैरह होते थे? आंदोलन होते थे, आंदोलन तो शुरू से ही, मतलब 75 की इमरजेंसी और कितने लोग उसमें निकाले गए थे JNU से, वो तो तमाम किस्से आप जानते ही हैं। तो वो सारी चीज़ें थी, तब भी थी, अब भी थी। नहीं, उस दौर में आपके जब आप रहे 9 साल वहाँ, कुछ हुआ ऐसा? इतना खराब कभी नहीं हुआ। अच्छा। मतलब बड़ा मिलजुल करके लोग करते थे और बहुत ही अच्छा था, बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ें होती थी। जी। हॉस्टल के बारे में बताइए जरा, JNU के हॉस्टल का तो मतलब आप दिल्ली में हैं तो आप जानते ही हैं बखूबी की। मतलब नहीं, हम तो जानते हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वो दिल्ली के नहीं है। हाँ, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। और एक हॉस्टल में हर सब्जेक्ट के लोग, जैसे हम गए तो मेरा पहला रूममेट तमिल बना, KR सतीश कुमार, और दूसरा नागा बना। फिर हम मणिपुरी भी गाने लगे थे, ऐ नदी कया दिनुंग सिबा, और वो हमारा गीत गाता था, बुध बेगेला कितने सवाल समरिया आइबे करी। तो ऐसा कल्चर कहाँ मिलेगा जब आपका रूममेट मणिपुरी है। वो अंग्रेजी, जब सुधीर मिश्रा के यहाँ मैं गया, दासदेव का गाना ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, आतिफ असलम ने गाया है, तो
जिम मॉरिसन का दिस इज द एंड का रेफरेंस दिया था सुधीर मिश्रा ने। अच्छा। तो मेरा नागा रूममेट होने की वजह से मैं अंग्रेजी सिंगरों को जानता था और उन्होंने जब पूछा तो मैंने कहा कि हाँ सर मैं ये गीत सुन चुका हूँ। तो एक्चुअली वो गीत सुन करके सर बोले कि मेरा बस चले तो मैं ये गीत डाल दूँ फिल्म में। अच्छा। तो मुझे इसका काट चाहिए। अच्छा अच्छा। तो पुरानी किताबों के पन्ने सभी गवाही यहाँ देने आ जाएंगे हाँ। और ख्यालों में यादों के आकर उजाले सभी दाग दिल के मिटा जाएंगे। किसको फिक्र है तुम्हारी यहाँ पे अगर बढ़ती जाती तेरी धड़कनें, सहमी है धड़कन, सिहरी है धड़कन, ठहरी है धड़कन तो क्या हो गया। वाह। तो मैं गीत जब लिख के गए तो सर बहुत खुश हुए। और तो सुधीर मिश्रा से कैसे मुलाकात हुई थी उनसे? सुधीर मिश्रा से मुलाकात के दो तरीके, एक उस समय पीवीआर के जीएम थे गिरीश वानखेड़े। अच्छा। अभी भी वो पीवीआर से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो जेएनयू के हमारे दोस्त के वो बड़े भाई हैं हरीश वानखेड़े, अभी जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हमारे साथी हैं। उनके वो बड़े भाई हैं तो हम उनके घर पे अक्सर जाया करते थे। और मैं शैलेंद्र के किस्से सुना रहा था सबको उस पार्टी में। अच्छा। और सब बड़े यंगस्टर बड़े मन से सुन रहे क्या थे। किस्सा सुना रहे थे? किससे कि शैलेंद्र कैसे आए, कैसे राज कपूर जाके बोले कि मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा राज कपूर हूँ और एक फिल्म बना रहा हूँ आग, आप मेरे लिए गीत लिखेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं फिल्मों के लिए नहीं लिखता। ये सारे किस्से मैं बता रहा था। गीतकारों के किस्से बहुत आता है मुझे तो बताता रहता हूँ दोस्तों के बीच में। उसी दरमियान सुधीर मिश्रा पहुँचे तो मैं उनको देख के चुप हो गया। तो उन्होंने भाई मुझे भी सुनाओ क्या किससे सुना रहे। तो मैंने भी सुना और फिर उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ दासदेव, आप ऑफिस आइए। और दूसरी तरफ विपिन पटवा भी टाइम उनसे ले लिए थे। तो हम दोनों साथ में गए थे गाना वहाँ पे सिचुएशन समझने के लिए कि क्या सिचुएशन है। अच्छा। तो सिचुएशन थोड़ा सा उन्होंने ईमेल करवाया मुझे कि कहानी में क्या है। और उसके बाद अपने असिस्टेंट्स को बोले कि डॉक्टर सागर को गाना सुनाओ दिस इज़ द एंड जिम मॉरिसन का। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि सर मैं वैसे ऑलरेडी सुन चुका हूँ इसे। और मैं वो सुन के मैं कितना उसको समझ पाया कितना जाना पता नहीं है। बट मुझे तो भारत की ज़मीन पे वो गीत लिखना था। तो वो मेटाफर आ गए और सर बहुत खुश हुए और सर के साथ आज तक मैं जुड़ा हुआ। आज तक तो आप उनके साथ आजकल मॉर्निंग वॉक करते हैं? मॉर्निंग वॉक भी हम साथ में करते हैं। और अफवाह के लिए मैंने गाना लिखा। आज ये बसंत थोड़ा बावला हुआ है माँ, सरसों के खेत में अफीम उगाया है। एक्चुअली दोनों में मेटाफर में भीड़ में ऐसे छिटा गई नहीं जैसे कि सरसों बोरा से सरसों छिटाइल बा। और सरसों के खेत में अफीम उगाया। उसकी वजह ये है कि जब ये दोनों गाने लिखने थे, अनुभव सर भी उसके प्रोड्यूसर थे अफवाह के। तो जब एक ही टाइम में दोनों गाने लिखने थे और मैं बलिया से कार से जब जाता हूँ एयरपोर्ट के लिए बनारस तो मैं सरसों के खेती देखते हुए जा रहा था। तो मुझे लग रहा है कि जब मैं पहुँचा अनुभव सिन्हा और सुधीर मिश्रा के यहाँ तो ये मेरे जहन में रंग भरे हुए थे सरसों के। तो मुझे लगता है कि दोनों में इस तरह से मेटाफर आए होंगे, मेरे जहन में वो रह गए होंगे। तो दोनों में मतलब आज ये बसंत थोड़ा बावला हुआ है माँ, सरसों के खेत में अफीम उगाया है। और सांझ की खबर यही जुगनू को साथ लेके भौरे ने तितली के पंख को जलाया है। अरे धुआं थोड़ा आग थोड़ी आंधियाँ तेजाब ये, धुआं थोड़ा आग थोड़ी आंधियाँ तेजाब ये, किसने रखे हैं जाके चांद की कटोरी में। और नींदें पथरीली मेरी ख्वाब बंजर हैं सभी, कुछ तो कमी है माँ आज तेरी लोरी में। वाह। तो बॉब डिलन का एक गीत है इट्स ऑल राइट माँ आई एम ओनली ब्लीडिंग। अच्छा। ये रेफरेंस था सुधीर मिश्रा का। ओके। तो आज ये बसंत थोड़ा बावला हुआ ये गीत वैसे बना था। सर वॉक करते हुए बॉब डिलन को सुनते हैं। अच्छा। हाँ डेली वो डेली सुधीर मिश्रा जो है असर जाके मिले भी हैं उनसे। अच्छा। हाँ, जी। अरे तो उस समय आप अभी बता रहे थे कि जब वॉक कर रहे थे, आप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो मनोज वाजपेयी का फ़ोन आया था? हाँ उसी दरमियान फ़ोन आया। तो जब उनके साथ मैं टहलता हूँ तो मोबाइल साइलेंट मोड में रखता हूँ। वॉक के बाद मैं मोबाइल निकाला तो मिस कॉल थी सर की, मनोज वाजपेयी जी की। तो मैंने कॉल बैक किया तो वो पूछे कि
रउआ कहाँ बानी। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ तो जी हम बम्बई में बानी। हाँ तो हम मिलल चाहतनी अर्जेंटली 2 घंटा के भीतर। हाँ हाँ तो मैं बोला कि 3 घंटे लग जाएंगे, अभी तो गार्डन में हो। तो मैं गया और फिर वहाँ भैया जी का उन्होंने हाँ। अपनी फिल्म की कहानी सुनाई और फिर उसका गीत लिखा। भैया जी मनोज वाजपेयी की अगली फिल्म आ रही है, लखनऊ में शूट वगैरह हुई है, वो कई बार रेफरेंस देते हैं, शायद 8-9 महीने बाद थिएटर में भी देखने को मिलेगी, तो उसी फिल्म की बात कर रहे हैं डॉक्टर सागर। फिर वहीं मैं फिर लौट के आ रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है आपका जो हॉस्टल वाला वो एक किस्सा मैं जानना चाहता हूँ वो। हाँ कि जब आप अपने कमरे में नहीं रह पा रहे थे, दोस्तों के कमरे में रहते थे, मेस का शायद आप नहीं दे पा रहे थे किराया, हाँ मेस बिल नहीं। 7600 रुपये। हाँ वो हाँ यस। तो वैसे ही था कि मतलब मेस बिल नहीं जमा कर पाए, तो वाइस चांसलर ने, जीके चड्ढा साहब थे उस समय वाइस चांसलर, और उनको कहीं से पता चला था कि मतलब मेरी कविताओं के बारे में, तो वो मुझे बुलाए थे। कि अरे ऐसा क्या लिखते हो, केदारनाथ सिंह ने कहीं जिक्र अच्छा, किया। आप डर भी रहते कि कहीं मुझे लगा कि मेस बिल न जमा करने की वजह से मेरा नाम कटने वाला है, वीसी का बुलावा आया है। लेकिन वो पहुँचे तो उन्होंने कहा भाई ऐसा क्या लिखते हो, केदारनाथ सिंह जिक्र कर रहे थे। तो मैंने कहा कि सर वो मैं भोजपुरी में लिखता हूँ, आपको नहीं समझ में आएगी। उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगी, जब जो टिपिकल वर्ड होंगे मुझे उसके अर्थ बताते जाना। तो काहे कविता उनको मैंने सुनाई थी। और तो मैं कहा कि यही मौका है मांगने का। मैंने कहा तो बोले कि आपको क्या चाहिए मेरी तरफ से, ऐसे ही बोले कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है आपके लिए सागर। तो मैंने कहा कि सर मेरा मेस बिल आया है इतने 7600 का। कहे क्या यार, मांगे भी तो मेस बिल मांगे। तो बोले क्यों, क्या ज़रूरत है झेलम हॉस्टल में रहने की, वीसी को इतना बड़ा बंगला मिलता है, आके वहाँ रहो। तो हम कहे शुक्रिया सर, मतलब इतनी दिलदारी दिखाने वाला कोई वाइस चांसलर। तो खैर मेरे झेलम पहुंचने से पहले तक चेक पहुंच चुका था मेरे हॉस्टल में। हाँ झेलम में जी। अद्भुत है। गंगा ढाबा बैठते होंगे, सब बातचीत होती थी मतलब गंगा ढाबा पे तो ज़्यादा वक्त बिताया गया है, लाइब्रेरी को भी बहुत दिया। अच्छा। लाइब्रेरी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया गया है। और गंगा ढाबे पे वही साथी जो पढ़ के आ रहे हैं, फिर उनके साथ बातें हो रही हैं, बहसें हो रही हैं, आनंद आता था। अच्छा, इलैयाराजा के साथ क्या कर रहे हैं आप? इलैयाराजा के साथ मैंने कर लिया है एक्चुअली। आपने, मैंने फोटो देखी थी इलैयाराजा के साथ आपने कुछ? जी, वो एक फिल्म बनी है, फिल्म का नाम है म्यूजिक स्कूल। अच्छा। तो वो फिल्म जेएनयू में दिखाई गई थी। बच्चों के ऊपर फिल्म है और गीत से जुड़ी हुई, मतलब बच्चे इंजीनियरिंग और आईआईटी एमआईटी और ये सब की तैयारियां कर रहे हैं, संगीत गीत ये इससे कटते जा रहे हैं। इसी पर वो फिल्म बनी है। बीवीपी राव, पप्पा राव हैं उसके डायरेक्टर, वो भी जेएनयू से पढ़े हैं। अच्छा। 82 बैच आईएएस ऑफिसर रहे हैं वो, और वो उसके डायरेक्टर थे। तो कहीं जेएनयू कनेक्शन था जिसकी वजह से मैं वहाँ तक पहुँचा था। और फिर पापा राव साहब मुझे चेन्नई लेके गए इलैयाराजा के यहाँ। उन्होंने कहा कि मुझे पोइट्री समझाओ, क्या लिखते हो। मैं उनके लिए नया गीतकार था। डायरेक्टर भी बोले कि भाषा समझ में वो इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, वो इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं अपने गीत को अंग्रेजी में तो बहुत बखूबी ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनका एक इंटरप्रेटर है उनके। अच्छा। जिनको तमिल इंग्लिश हिंदी सब आती है। अच्छा। तो मैंने जो कविता सुने, जिसे मेरे ख्याल से वही तस्वीर होगी जो सुनिधि चौहान के साथ है। अच्छा। तो उस गीत को सुनिधि ने गाया, वो गाना उसको गाया है, अभी वो गीत आया नहीं है। अच्छा। और वही गीत मतलब माँ के ऊपर है, और वही गीत मैं उनको सुनाया और उनके इंटरप्रेटर ने उनको समझाया, और वहाँ उन्होंने मुझे डन कर दिया कि हिंदी में है वो गाना। वो हिंदी में है। अच्छा। और कर दिया कि मतलब ठीक है, लिरिसिस्ट अच्छा है, इसके साथ काम करेंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने 9-10 गीत उनके साथ मैंने किया। म्यूजिकल फिल्म है, तो उसमें कुल कैसे वो बिहाइंड द, मतलब जब म्यूजिक बनाते हैं तो उस समय वो कैसे हैं, मतलब मेरी बड़ी दिलचस्पी है उनका, मैं बहुत। अच्छा। जी, तो वो यहाँ पे महाबलीपुरम में रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट बुक किया गया था। अच्छा। एक बंगला मुझे मिला था, एक उन्हें मिला था,
और मैं सुबह तैयार होके, मैं जेएनयू वाले आलसी होते हैं, देर तक सोते हैं, तो मैं अभी भी थोड़ा देर ही हो जाती है मुझसे। तो वो सुबह जगना होता था 4 बजे, और एकदम वो सुबह 5-6 बजे तक वो रेडी हो जाते थे। रेडी होके और अपनी एक हारमोनियम लेके बैठ जाते थे, और वो वहाँ पे ट्रैक बनाते थे, म्यूज़िक ट्रैक बनाते थे। तो वो ट्रैक बनाते थे और मुझे ऑन स्पॉट उस मीटर पे लिखना होता था। तो मैंने ऐसे ही किया था, वो मीटर म्यूज़िक ट्रैक बना रहे थे और मैं उस पर कुछ भी रैंडम लिखता था। तत्काल तो इतने अच्छे ख्याल आ नहीं सकते हैं, फिर बाद में मैं उस म्यूज़िक ट्रैक पे काम करता था। अच्छा, तो बड़ा चैलेंजिंग अनुभव रहा है उनके साथ काम करना। उनके साथ काम करते एक तो थोड़ा लैंग्वेज का भी बैरियर, लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम, और थोड़ा बहुत बड़े आदमी हैं तो थोड़ा सा तो रहता है गैप, तो वो काम करने में होगा उनका। हाँ, बहुत ही उनका ऑरा बड़ा है। हाँ। तो उसमें थोड़ा काम करने में ज़्यादा चैलेंज था और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। जी। अच्छा, नहीं तो मैं ये समझना चाह रहा था कि कौन है ऐसे, कौन से, मतलब चूँकि आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, तो ऐसे कौन लोग हैं जो आपसे कहते हैं कि भाई लिख दो उसके बाद म्यूज़िक बनेगा, या ज़्यादातर यही होता है कि ट्यून पे अभी वही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है? दोनों होता है, और मैं चूँकि मैं गांव में जितने गीत मैंने लिखे हैं, हाँ। वो सारे गीत क्या हैं, वो ऑलरेडी जो धुनें थी समाज में, अच्छा। वो कजरी, सोहर, झूमर, चैता, फगुआ, हाँ। ये जितनी धुनें हैं, बिरहा, उन्हीं धुनों पे ही लिखता था मैं। कोई नया मीटर तो बनाऊंगा नहीं। हाँ। जो वहाँ कोई म्यूजिक डायरेक्टर तो था नहीं। तो जो लोक संस्कृति में गीत जिन धुनों में गाए जा रहे हैं, उन्हीं धुनों के मीटर पर मैं बचपन से लिखता रहा हूँ। तो मेरी एक अच्छी ट्रेनिंग है म्यूजिक ट्रैक पे लिखने की। तो ज़्यादा इलैयाराजा के साथ मैंने म्यूजिक ट्रैक पे लिखा। सलीम सुलेमान के साथ मैंने 2 गाने किए। एक पवन सिंह के लिए होली का गीत किया था, बबुनी तेरे रंग में मैं और थोड़ा यंग हो गया। अच्छा। तो वहाँ दोनों गीत मैंने म्यूजिक ट्रैक पे लिखे। अच्छा। लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से, पवन सिंह ने गाया है उस गाने को? पवन सिंह ने गाया है। और एक दूसरा गाना जो किया था वो था सेटर्स, एक फिल्म थी। हाँ। सुखविंदर सिंह और रफ्तार का रैप है उसमें। अच्छा। तो वो मैंने किया था। तो उनके साथ वो ट्रैक बनाते जा रहे थे। हाँ। और मैं उस पर लिखता जा रहा था। लेकिन वो बहुत ही कंफर्टेबल रखते हैं। अच्छा। बहुत ही कूल तरीके से काम करवाते हैं वो। हाँ। और मतलब पता ही नहीं चलता है कि ज़रा भी लिरिसिस्ट के ऊपर प्रेशर नहीं आता है। हाँ। तो उनके साथ, सलीम सुलेमान के साथ काम करके मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और उनका कैसा प्रोसेस है सलीम सुलेमान का? मतलब मैंने 2 गीत किए, दोनों वो ट्रैक बनाते जाते, हम उस पे लिखते जाते। वो ट्रैक बना के थोड़ा इधर, अच्छा, भेज देते हैं आप? नहीं, वहीं सामने बिठा के लिखवाते हैं। तो बहुत टफ होता होगा तुरंत लिखना, विचार आते भी नहीं कभी कभी तो। लेकिन वो पता नहीं क्यों, मतलब कुछ तो उनमें है पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा। कि उनके सामने बैठ के वो इतना बढ़िया माहौल क्रिएट कर देते हैं कि गीत बन जाता है। और जो भी लिखा मैंने अच्छा लिखा। मैं कि इतना, मतलब सुबह 4 बजे तक या 5 बजे तक काम किया था, 12 बजे रात से। जब सलीम मर्चेंट का फ़ोन आया तब मैं 12 बजे सो जाता था। अच्छा। और वो 12 बजे के बाद शुरू होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कल दिन में सो जाना और हम कल रात में बैठेंगे, क्योंकि मैं रात में काम करता हूँ। तो इस तरह से मैंने काम किया। और रोहित शर्मा जिन्होंने महारानी का गीत किया है, और उनके साथ मैंने किया है, फ्लेम्स का गाना किया है। और ज़्यादा काम मैंने विपिन पटवा के साथ किया है, बॉलीवुड डायरीज और मैं और चार्ल्स, तमाम फिल्में। तो ये दोनों लोगों के साथ, मतलब मैं लिरिक्स लिख देता हूँ तो वो लोग बना देते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे मीटर करना होता है, तो बाद में वो दोनों लोग बुलाते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे करना होगा। तो चूँकि इन लोगों के साथ ज़्यादा कर रहा हूँ इस समय। अनुराग सैकिया भी बड़े कंफर्टेबल है, जिन्होंने बम्बई में काबा का म्यूज़िक किया है। तो वो निर्मल पाठक की घर वापसी का भी उन्होंने, निर्मल पाठक की घर वापसी में रोहित शर्मा और अनुराग सैकिया बम्बई में काबा। और एक दूसरा मैंने गाना किया था जो हिट नहीं हुआ था, कि दिल में डिलीट वाला ऑप्शन कहाँ बा। अनुभव सिन्हा ने ही उस गाने को बनवाया था। लेकिन वो गाना चर्चे में नहीं है, उसको भी अनुराग किए थे। तो वो लिरिक्स पे बड़ी तेज करते हैं, काम करते हैं। उन्होंने कभी इधर उधर लिरिक्स को नहीं किया। अनुराग सैकिया ने कभी लिरिक्स को इधर उधर नहीं किया। लिरिक्स गया तो उसको वो बना देते हैं। ये भीड़ का गाना, हाँ भीड़ वाला, मैं वही, हाँ भीड़ का गाना
जो हेराइल वो आसामी है, हाँ हाँ। और असम का होके और भोजपुरी को मुझे कुछ भी इधर उधर नहीं करने दिया। अच्छा तो वो है। अच्छा, नाच पार्टी वगैरह बनाई थी आपने अपने ज़माने में? हाँ, मतलब मैं नाटक लिखता भी था शुरू के दिनों में। नाटक लिखता था, और मेरे गांव के जो दोस्त थे उनको सबको मैंने कलाकार, मैं निर्देशन करता था, नाटक लिखता था अच्छा और निर्देशन करता था। तो प्रॉपर मेरी एक नाच पार्टी थी। अच्छा। मैं सट्टे पे भी लेके जाता था। सट्टे इन द सेंस थोड़ा समझाइए। और वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना कि किसी के घर शादी है या कोई अच्छा, प्रोग्राम है, आयोजन है, हाँ। तो वहाँ उसको वो हम तो उसका एक ही टर्म सट्टा है। जानते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, तो वहाँ सट्टा ही बोलते हैं। तो हम लेके अपनी टीम को जाते थे, और अच्छा पूरा होता था। फिर बाद में मैंने छोड़ के फिर मैं बिरहा की तरफ ज़्यादा आ गया। वो एक बहुत भारी काम था जिसमें पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही थी। तो मैं पढ़ाई को कभी छोड़ता नहीं था। मैं अच्छा। पढ़ाई पे हमेशा ही फोकस रहा है, और मैं मॉनिटर भी रहा अपने स्कूल का। तो कला और पढ़ाई दोनों का संतुलन बना के हमेशा चला। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब बताया कि अब लिरिसिस्ट बनना है? अब देखिए, उनको इतनी समझ नहीं है कि मतलब गीत लिखना। आज भी मेरी माँ बोलती है कि मतलब ड्यूटी करना गइल रहा, अभी तो ड्यूटी से आ गइल तो चलो अब आराम करो, थक गइल खबा। मतलब सोच रही हूँ कि जैसे फैक्ट्रियों में काम करते हैं लोग, वैसे मैं भी करता हूँ। हाँ, कहीं ऑफिस जाते होंगे, वहाँ अपना करते हुए जो भी अपना वहाँ काम कर रहे हैं। तो थोड़ा ये मनोज तिवारी के साथ फोटो और वीडियो देख लिया, तो उनको लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, और वो गाना गा रहे हैं। उन्हीं को, वो हिंदी नहीं देखती, हिंदी गाने नहीं सुनती। माँ हमारी भोजपुरी सुनती हैं और भोजपुरी ही जानती हैं, भोजपुरी फिल्में देखती हैं। तो वो निरहुआ और मनोज तिवारी और पवन सिंह को, तो वो सब गाने देख के उनको समझ में आया कि अब कुछ सही जगह कर रहा है। हाँ, मतलब ऐसा। ये मनोज वाजपेयी कौन है भाई? हाँ, वो नहीं जानते। हाँ, वैसा। तो ये मनोज तिवारी से कैसे मुलाकात हुई थी? उनसे कैसे हैं वो, बेसिकली हैं कैसे? अब वो एक्चुअली मैं बिल्कुल उनके बारे में नहीं जानता था, ना कभी मैं मिला था। लेकिन ये मुलाकात भी मनोज वाजपेयी की वजह से हुई है। वो हाँ, वो भैया जी में वो हैं। अच्छा, एक्टिंग कर रहे हैं वो भैया? नहीं, उसमें वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, म्यूज़िक भी उन्होंने किया है उसमें। अच्छा, अरे वाह। और बहुत कमाल का गाना उन्होंने बनाया है। तो अब किसी बहाने से वो दोनों लोग मतलब वो मिले, मनोज वाजपेयी और मनोज तिवारी। और एक दिन मनोज तिवारी का फ़ोन आया, तो अननोन था, मैंने नहीं लिया। तो मैसेज आया कि मैं मनोज तिवारी हूँ और आपसे कब बात हो सकती है। तो फिर मैंने कॉल बैक किया, और फिर वो एक अचानक आया। मैं सुबह सो रहा था, तो सुबह फ़ोन आया कि भाई साथ में खाना खाना चाहते हैं। तो मैं उनके यहाँ गया, और मैं पहली बार उनसे मिला। तो बहुत कमाल ये है उनमें कि बहुत टैलेंटेड हैं वो, और म्यूज़िक की, गायकी की और लिरिक्स की बड़ी अच्छी समझ है। और मतलब आज वो पॉलिटिक्स में इतने मसरूफ़ हैं, लेकिन गीत संगीत और उस पर इतना वो रमे रहते हैं कि वो हमेशा उसमें चलते रहते हैं। मैं जितनी देर तक उनके साथ रहा, तो वो हमारे साथ हमेशा गीत संगीत पे ही चलते रहे। बाकी पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें जहन में, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, और बड़े इन्वॉल्व होके उसमें काम कर रहे थे। तो मैं कहा कि अरे ऐसे ही लोग नहीं बड़े मकाम तक पहुँचते हैं। उनमें लगन एक होती है, तो बड़ी कमाल की लगन है उनमें। पवन सिंह कैसे हैं? उनसे मैं मिला नहीं हूँ। वो रिकॉर्डिंग जब थी तो मैं कहीं बाहर था, तो वो सलीम सुलेमान ने उनको रिकॉर्ड करा। तो मैं बाकी भोजपुरी में एक दिनेश लाल यादव से मिला हूँ, उनकी फिल्म में गाना किया हूँ, और उनके लिए किया है। तो दोनों लोग मुझे अच्छा लगे। अच्छा, निरहुआ से मुलाकात हुई? मुलाकात हुई उनसे। अच्छा। और उनके लिए मैंने गाना भी लिखा है। अच्छा, अभी जी हाँ, निरहुआ के लिए। हाँ, वो गाने आने वाले हैं। अच्छा, अब बहुत सारा काम आपका आने वाला है अभी। हाँ, वो चल रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ आने वाले हैं। खाकी 2 में भी है, महारानी 3 में भी है आपका। हाँ, महारानी 3 7 मार्च को आ रही है। तो हाँ, आपको 5 गीत हैं उसमें, बहुत अच्छे गीत बने हैं, मेहनत से बनाया गया है गाने। तो सुनिए आप 7 मार्च को, आप सब महारानी देखिए। बिल्कुल देखा जाएगा। नीरज पांडे का थोड़ा बताइए, चूँकि महारानी में भी वो, और उसके बाद खाकी भी उन्होंने। हाँ, मतलब वो क्रिएटर हैं, वैसे नहीं है।
जी। बतौर डायरेक्टर नहीं है, उनका क्या है? क्योंकि उनके मैं देखा हूँ, उनके संगीत में बहुत रमा रहता है, जो उनकी फिल्मों का संगीत है या अन्य चीज़ें। तो वो है, चूँकि उनकी मिट्टी जो है बिहार की है, और वो भले बंगाल में रहे हैं, लेकिन वो भोजपुरी बोलते हैं, वो अच्छा, बोलते हैं और बहुत अच्छी भोजपुरी जानते हैं वो। हाँ, तो मुझे उमा शंकर सिंह एक्चुअली हाँ। उनका फ़ोन आया था, वो जब उमा ठोक देंगे, उमा शंकर सिंह महारानी के राइटर हैं, उमा शंकर सिंह, अगर आप लोग और को ना पता। खाकी और से खाकी खाकी के, भी उन्होंने। तो वो वही मुझे बोले, और उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे भेजी कि ये करना है। तो मैं गाना बना लिया, और फिर उमा भाई मुझे लेके गए वहाँ, और नीरज पांडे से मैं मिला और उनको सुनाया, बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ, बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। तो मतलब मुखड़ा सुनाते ही। अच्छा, इस गाने की बड़ी आलोचना भी हुई, हाँ, ये कि ठोक देंगे कट्टा कपार, बहुत लोगों ने इसकी आलोचना की। मतलब मुझे पसंद आया था, पर मैंने जब इसकी मतलब लोगों से जब मैं बात करता हूँ इस बारे में, कि तो वो कहते हैं कि ये अच्छी छवि दिखाने की कोशिश नहीं है। हाँ, नहीं है। तो उसमें क्या है कि फिल्मों में देखिए, गीतकार या स्क्रिप्ट राइटर, गीतकार की अपनी एक विचारधारा होती है, ये सही बात है, अपनी विचारधारा के साथ ही चलता है। लेकिन उसमें क्या है कि जो सिचुएशन है, सिचुएशन का डिमांड है, जब हम शुरू ही करते हैं, जब सीरीज शुरू होती है, तो इन्हीं चीज़ों से बनी है। तो उसकी नसों में, मतलब जो पूरी काया है सीरीज की, उस काया की नसों में गीत बहना चाहिए खून की तरह। तो आप उसी रंग में जाएंगे, तभी तो वो असली वो काम सही काम होगा, प्रॉपर काम होके आएगा। तो स्क्रिप्ट पढ़ के मेरे जहन में इस तरह की बातें आने लगी। मुझे पता नहीं था कि इतना हार्श लिख रहा हूँ तो नीरज पांडे पसंद करेंगे या नहीं, मुझे उनके बारे में आइडिया नहीं था, कभी मिला नहीं था, पहली बार उनसे मुलाकात होने जा रही थी। तो लेकिन मेरे उसमें मैंने लगभग 12 अंतरे लिखे थे, वो 8 एपिसोड था। लेकिन जब मैं बड़े डायरेक्टरों से मिलता हूँ तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करता हूँ और मैं ज़्यादा लिखता हूँ। बम्बई में कहा मैं 9 मिनट का गाना था, जिसको काट के 6 मिनट का किया गया था। तो बड़े लोगों से मिलने में कि भाई ज़्यादा रहे, कि उनको समझ में आए कि मैंने मेहनत की है। तो 12 स्टेंजाज लिख के लेके गए थे, और सारे अंतरे पसंद आए थे सबको। अच्छा, मैं अपनी उतार की ढलान की तरफ है इंटरव्यू, मैं इस तस्वीर की आपसे पूछना चाहूँगा। श्रेया घोषाल और आप, ये आपका पहला गाना है। तो हम इस पे सबसे आखिरी में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं श्रेया घोषाल के बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि एंड में बात करेंगे इसके बारे में। जी, तो श्रेया घोषाल को से तो मैं पहली बार तभी मिला, एक फिल्म थी ये स्टूपिड प्यार, और उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे विपिन पटवा, और उसी टाइम में मुंबई पहुंचा था। तो एक कांग्रेस के सांसद रहे हरियाणा से अशोक तंवर, वो जेएनयू से हमारे सीनियर हैं, तो हम दोनों के कॉमन फ्रेंड में वो आते हैं। तो मैं जब मुंबई जा रहा था तो मैं अशोक तंवर से बोला था कि मतलब कहीं, उस समय यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वो। अच्छा। तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, कई जगह पे मुझे भिजवाया। तो उसी में विपिन पटवा मिले, और वो ये फिल्म कर रहे थे जिसमें एक गाना बाकी था। अच्छा। टाइटल ट्रैक था उसका, ये स्टूपिड प्यार फिल्म थी। ढेर सारी छोटी छोटी फिल्में बनती हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं। तो मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि ये गीत बाकी है जो अभी पास नहीं हो रहा है, तो आप भी कोशिश कीजिए। तो मैंने लिखा उसमें कि पलकों पे ख्वाब कभी मेरे जो सजते हैं, रातों को कांटे बनकर नींदों में चुभते हैं, क्यों कुछ पिघलता रहता है मेरे सीने में, क्यों होती इतनी मुझको तकलीफ़ जीने में। ऐसे कुछ लाइनें मैं कहानी सिचुएशन समझ के मैं कुछ लिखा, और डायरेक्टर को पसंद आ गया और मुझे बुला लिया गया कि ये बहुत अच्छी पोइट्री है। और तो पहली शुरुआत श्रेया घोषाल के साथ हुई और उन्होंने गाया। तो उनसे मुलाकात जब हुई तो तब तो पहली बार गए थे, मतलब वो भी नहीं ठीक ठाक, उनका तो मुकाम हो गया था, ठीक ठाक हो गया था। नहीं, वो तो है ना, बहुत जलवा, जलवा था उनका। तो बिल्कुल, मैं तो एकदम बिल्कुल, है ना। तो उस समय जब उनसे मुलाकात हुई तो क्या था, एक
एक वो होता है स्टार स्टक वाला मामला होता है। मतलब देखिए, एक गीतकार के लिए जब शुरू करता है तो गीतकार के लिए तो पहले लोग, आपने देखा होगा कि वो सपना है ना, वो लगे रहो मुन्ना भाई में, कि मेरी यही ख्वाहिश है कि कैसेट पे मेरा फोटो आ जाए और नाम आ जाए। तो लोग ऐसे ही चाहते हैं ना कि जल्दी से मेरा गाना आ जाए, कोई बड़ा सिंगर गा दे। तो मतलब जितनी खुशी जेनू एंट्रेंस पास करके हुई थी, उतनी खुशी हुई थी जब श्रेया घोषाल ने पहला गीत मुंबई में, हिंदी गीत मेरा गाया था। तो बहुत खुश था मैं और बहुत अच्छा था। और बहुत ही अच्छा है। मतलब कैसे सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, रफ्तार हो गए, या जिनके साथ आपने काम मैं किया? ऑलमोस्ट सबके साथ हाँ, है मैंने ना, सबके किया है। साथ मतलब आपने। 100 बड़े सिंगर होंगे भारत पाकिस्तान के मिलाकर, हाँ। जो भी बड़े होंगे, चाहे राहत फ़तेह अली खान, जावेद बशीर, हाँ। आतिफ असलम से लेकर के अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, हाँ। श्रेया, सुनिधि, सब लोगों ने गाया है जितने बड़े सिंगर। तो ये सब रिकॉर्डिंग कैसे होती है बेसिकली? मतलब वन टेक हो जाता है, या फिर जैसे श्रेया घोषाल, सुनिधि हैं, या फिर आतिफ हैं, आतिफ ने आपका बड़ा अच्छा गाना हो गया है, तो ये लोग क्या सिंगल टेक होता है या फिर कट कट करके गाते हैं, कैसे होता है? रिकॉर्डिंग तो आजकल तो सभी जान गए हैं। आजकल तो गाँव-गाँव में स्टूडियो खुल गए हैं, जो यूट्यूब ने तमाम स्टूडियो खुलवा दिए हैं। तो वो तो धीरे-धीरे ही होता है। मतलब एक लाइन को कई बार गा के देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। म्यूज़िक डायरेक्टर के निर्देशन में कई बार टाइम लगता है। मतलब 5 मिनट के गाने को 2 घंटे 3 घंटे तो लगते ही हैं। अच्छा। तो बहुत, हाँ, वो ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस है। अभी बहुत सारी सीरीज़ आ रही हैं, फिल्में आ रही हैं भैया जी की, जैसे अभी हमने बात की मनोज वाजपेयी की, महारानी 3 आ रही है मार्च में, अभी 2 हफ्ते में आ जाएगी। उसके अलावा खाकी 2 आ रही, खाकी चैप्टर 2 आ रहा है। तो बहुत सारे गाने लिख रहे हैं डॉक्टर सागर, बहुत सारे गाने अभी मेरी जब बात हो रही थी इंटरव्यू से पहले तो करते, अभी 10 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे गाने आएंगे, उनको सुनिए, फिल्में देखिए, और सबसे बड़ी बात है ये भी देखिए, जब आप गाना सुनते हैं तो उसके पीछे देखिए सिंगर कौन है और उसके लिए लाइंस किसने लिखी हैं। तो बस यही एक मेहनताना होगा, सबसे अच्छा मेहनताना होगा जो राइटर लिख रहा है, उसको और कुछ नहीं चाहिए होता, बस उसे ये चाहिए होता है कि लोग जानें कि वो कौन लिख रहा है उस गाने को। तो आज के लिए फिर इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।